गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 13 फरवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे ना, आप ना न्यूज़पेपर को, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना सिविल सर्विसेज का, तो न्यूज़पेपर को आप जो भी आपको पसंद आए ना उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे जो है ना आपको कंटेंट को समझने में, आपको अपने सिलेबस को पूरा करने में काफ़ी मदद होगा। क्लियर है? और आपको क्वेश्चन डिमांड में, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसके डिमांड को समझने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी जो भी आप मेंस देंगे, चाहे यूपीपीसीएस का मेंस हो, चाहे बीपीएससी का मेंस हो, ठीक है, और यूपीएससी का मेंस हो, एमपीपीसीएस का हो, तो इन तमाम चीज़ों को अगर आपको पास करना है ना, तो आपको न्यूज़पेपर को यहाँ पे आपका पार्ट बनाना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर को पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने ना अभी हालिया यहाँ पे अपना निर्णय बताया है कि मुफ्त का जो राशन आप लोग दे रहे हैं ना, और जिसको रेवड़ी कल्चर बोलते हैं, ठीक है, मुफ्त का जो राशन दे रहे हैं और जिसको रेवड़ी कल्चर बोलते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ये है क्या, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। मुफ्त राशन, रेवड़ी कल्चर क्या होता है? जब इलेक्शन आता है ना, तो जो राजनीतिक पार्टी हैं वो वोटरों को आकर्षित करने के लिए क्या करती है, हम ये मुफ्त में दे देंगे, हम वो मुफ्त में दे देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि महिलाओं को लेकर ना बोल रहे हैं कि महिलाओं को लेकर जो अभी लाडकी बहन योजना के कारण जो न्यूज़ में आ गया है कि हम जो है ना, अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपको 2,500 रुपया कैश जो है ना नगद देंगे आपको। इसी को रेवड़ी कल्चर बोला जा रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। हाँ, अगर जो लोग काम करने के लिए, मतलब उनके पास सक्षमता नहीं है, जो मजबूर हैं, उनके लिए आप अगर इस तरह की प्रावधान करते हो सही है, लेकिन हमारे देश में जो सामाजिक व्यवस्था है उस हिसाब से अगर रेवड़ी कल्चर को फॉलो करेगा ना, तो हमारा जो लोकतंत्र है काफ़ी जो है ना, या हमारा देश जो है ना, उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा जाएगी। क्योंकि अगर इंसान अगर काम नहीं करेगा, व्यक्ति काम नहीं करेगा और उसको मुफ्त में खाने का आदत लग जाएगा ना, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसको पैरासाइट वर्ग बोलते हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना हम पैरासाइट वर्ग, परजीवी मतलब पैरासाइट इंग्लिश में बोलते हैं, हम ऐसे वर्ग को जन्म नहीं दे सकते। देखिए पैरासाइट का मतलब क्या होता है, आपने क्लास 7 का एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो पैरासाइट का उसमें डेफिनेशन क्या दिया होगा कि वो जो है ना एक तरफा होता है। ठीक है, जिसका अमरबेल, आपने नाम सुना होगा अमरबेल, ये भी क्या एक पैरासाइट है, वो सिर्फ लेता है, कुछ देता नहीं है। ओके, और सिम्बोटिक रिलेशन क्या होता है, एक तरफ से देना होता है, एक तरफ से लेना होता है। जैसे कि लाइकेन आपने पढ़ा है ना, जिसमें आपका फंगी भी होता है और आपका एल्गी भी होता है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनता है, सिम्बोटिक रिलेशन बनता है, इसी को लाइकेन बोलते हैं। तो पैरासाइट वर्ग को यहाँ पर जन्म नहीं देना है। हम लोग आगे देखेंगे कि क्या इसके नुकसान होते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट को भी याद रखिएगा, बीपीएससी में बहुत बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं ना, उसकी संख्या बढ़ाने का पावर किसको दिया गया है, सांसद को। लेकिन जब हाईकोर्ट की बात आता है और उसमें जो जज होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाना ना, तो ये पावर किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा ना, आर्टिकल 360 कभी लगा नहीं है और ना कभी हमारे देश में लगेगा, लेकिन ऐसा संविधान में प्रावधान है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौर में सिर्फ राष्ट्रपति का सैलरी को छोड़ के बाकी जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं देश के, सबके सैलरी कट होते हैं। ये भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 बार पूछ लिया है, कंटिन्यू पूछा है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल को लेकर। देखिए अटॉर्नी जनरल यहाँ पे मिला है, अटॉर्नी जनरल को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान में ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। बिल्कुल हाँ, आर्टिकल 76 पढ़िएगा आप उठा के, तो आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में यहाँ पे जिक्र मिलेगा। यूपीएससी पता है कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार अटॉर्नी जनरल दे दिया और सॉलिसिटर जनरल दे दिया, दोनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखा। अब बोला बताइए इसमें से किसका जो है ना वर्णन हमारे संविधान में है। वहां पे ऑप्शन में क्या दे दिया, दोनों का है या किसी एक का है या किसी का नहीं है। तो बता दें अटॉर्नी जनरल का, सॉलिसिटर जनरल के बारे में हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, जो सरकार के जो अधिवक्ता होता है ना, उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ओके, सरकार का कोई भी पक्ष हो, अगर कोर्ट में पेश करना होता है तो अटॉर्नी जनरल ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी फ्रांस गए हुए हैं, वहाँ पे जो है ना एआई एक्शन समिट हो रहा है। एआई के दिशा में एआई से प्रश्न आना जो है ना यहाँ पे लाजमी हो गया है। एआई का टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, मेंस के दृष्टिकोण से और प्रीलिम के दृष्टिकोण से। एआई का हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एआई को लेकर क्या चिंताएं हैं, एआई को लागू करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लागू किया है। ठीक है, एआई को जो है बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है क्या बेहतर कदम होने की संभावना है। तो इस तरह के प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। और एआई क्या है, पीटी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण। एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और ये जो है ना जैसे कि मान लीजिए हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन है ना,
हमारा ब्रेन क्या है, नेचुरल ब्रेन है, और वो चीज़ों को समझता है फिर निर्णय लेता है। तो यही चीज़ को समझते हुए ना हम लोग कोडिंग करके एआई मशीन में डाल दिए हैं, उसी को एआई बोला जा रहा है, ताकि मशीन जो है ना खुद ब खुद निर्णय ले सके। आपका मोबाइल में आपका माइक वाला एक ऑप्शन होगा, ठीक है, वॉइस रिकॉग्नाइज वाला, है ना। तो वहाँ पे आप जो कुछ बोलते हैं ना, तो हमारा जो एआई है, जो फोन में इंस्टॉल है एआई, उस भाषा को क्या करता है, समझता है और फिर आपको रिजल्ट देता है वहाँ पे सर्च करके, ठीक है। तो वो भी एआई है। आप स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, जब लाइट कट जाता है या वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो है अपने आप को बैलेंस कर लेता है। ये सब क्या है, एआई का ही एग्जाम्पल है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हाँ, तो हमें जो है ना, अब भारत का लक्ष्य क्या है कि कम कार्बन उत्सर्जन वाला अर्थव्यवस्था बनना है। तो उस दिशा में हमें कौन से ऊर्जा को अपनाना होगा, वैकल्पिक ऊर्जा को अपनाना होगा। वैकल्पिक ऊर्जा में हम परमाणु ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये तमाम ऊर्जा को हमको अपनाना होगा, ठीक है। तो आप इस तमाम चीजों को याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट आंसर में पूछ लेता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, देखिए अभी जो है ना बंबई हाईकोर्ट में फैसला हुआ था, तो वहाँ के जो जज थे उन्होंने फैसला दिया, और महिलाओं के खिलाफ जो शब्द का इस्तेमाल किया ना, जैसे कि वफादार रखेल, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अवैध पत्नी, ये जो शब्द है ना महिलाओं की गरिमा को क्या करता है, चोट पहुंचाता है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि आप इस तरह का शब्द का यूज ना करें, क्योंकि महिलाओं का जो अधिकार है ना उसका हनन होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे आर्टिकल 21 बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, बहुत बार। आर्टिकल 21 में क्या होता है, राइट टू फ्रीडम, मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार, सम्मानजनक, सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, सम्मानजनक गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है यूपीएससी, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है जेपीएससी, आप देख लीजिए यहाँ पे। मनपसंद जो जीवन साथी का जो यहाँ पे चुनने का जो अधिकार है ना, आर्टिकल 21 के तहत ही है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2 बार रिपीट किया है, जेपीएससी में 2 बार पूछ लिया है, बीपीएससी में भी पूछा है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। 21 को ना सुप्रीम कोर्ट ने कई मौके पर इसको एक्सप्लेन किया है, कई बार इसको जो ना डाइवर्सिफाई किया गया। आपको स्वच्छ वातावरण चाहिए तो ये आपको आर्टिकल 21 में ही मिलेगा। आप विदेशों में घूमने जाते हैं ना, ये भी अधिकार 21 के तहत है। आपको रात में सोने का अधिकार, ये भी 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको जो है यहाँ पे क्या किया है, डाइवर्सिफाई किया है, और 21 के तहत ही आपको मिलता है। जब देश में इमरजेंसी लग जाएगा ना, फाइनेंशियल माफ कीजिएगा वो बोला नेशनल इमरजेंसी, तो 2 कानून आर्टिकल 20 और 21 ये कभी जो है ना सस्पेंड नहीं होते हैं। बाकी सारे जो आपके प्रावधान जो फंडामेंटल राइट वाले ना सारे क्या करेंगे, सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, ध्यान रखेंगे आप। फिर ये कोटेशन है, यहाँ पे बोला है कि हमारा जो सर्वोच्च जो सभ्यता है ना, वो मनुष्य के अभाव में मर जाते हैं। मतलब सर्वोच्च सभ्यता में भी मनुष्य अभाव में मरते हैं। इसका कारण प्रकृति नहीं है, बल्कि मनुष्य का अन्याय है, ठीक। चलिए वही खैरात वाला रेवड़ी कल्चर के बारे में बात किया ना अभी, पैरासाइट वर्ग। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेवड़ी कल्चर से आप क्या समझते हैं, ये चर्चा में क्यों रहा, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जो है निर्णय है हाल में। तो यहाँ पर बता दे आपको, खैरात वाला जो कल्चर है ना, पैरासाइट वर्ग वाला कल्चर है ना, इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा लोकतंत्र में कमजोर होता है। देखिए खैरात की योजनाओं की उपलब्धि की रेखांकित, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखोगे ना, तो मुफ्तखोर और एक लालच में जो है ना, वोट के लालच में जो मुफ्तखोर और परजीवी वर्ग को जन्म दे देगा अगर आप इस तरह के प्रावधान करते हैं। इलेक्शन आता है तो लोगों को फ्री में बांटने लगते हैं। दूसरे यहाँ पर देखिएगा, नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, ठीक है कि सरकार अपने नागरिकों को भूखे मरने नहीं छोड़ सकती, ठीक है, इसलिए भोजन का अधिकार कानून को लाया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बड़ी आबादी इसके तहत मुफ्तखोर और जो है ना अकर्म बना दिया जाए। मान लीजिए जो गरीब हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उनके लिए आप जो फ्री भोजन का जो कानून है आप लेके आए, बहुत बढ़िया है, लेकिन सब नागरिकों को इसमें इंक्लूड कर देंगे, ये सही नहीं है। यहाँ पर मनरेगा के बारे में बात किया गया, मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार होता है, तो ये योजना सही है ना, लेकिन अभी आपने देखा होगा ना, यहाँ पे 100 दिन का रोजगार मिल ही नहीं पा रहा, 85 दिन का मिल पा रहा है, और बहुत सारे लाभार्थियों का इसमें से जो नामांकन या पंजीकृत हटा दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे लोगों को फिर काम नहीं मिलेगा, तो फिर उनको मुफ्त में खाने का जो यहाँ पे आदत हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे बता दें, यहाँ पे देखिए, जबकि हकीकत है कि 80 करोड़ अधिक लोग मुफ्त के राशन, महिलाओं और किसानों को नकदी हस्तांतरण, बिजली पानी देने जैसी योजनाओं के कारण कई राज्यों को ना जो है ना कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अगर आप मुफ्त में सब कुछ बांटोगे तो आपके पास कर्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पैरासाइट वर्ग वाला जो यहाँ पे एक वर्ग जन्म ले लेगा, 2 हो गया, नेगेटिव पक्ष में बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 2 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने आर्टिकल लिखा था, योजना ऐसी बनानी चाहिए जिसे लोगों को, हाँ, हमें योजना किस प्रकार बनानी चाहिए, ऐसी बनानी चाहिए ना
कि जो काम के अवसर को पैदा करे, ठीक है, और वे कमा कर खा सके, स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके, ऐसा हमें बनाना चाहिए। ना कि सरकार की जो वित्तीय बोझ बढ़ जाए, ना कि एक ऐसा वर्ग आ जाए जो काम करने के इच्छा ही नहीं हो, तो हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर असर पड़ेगा ना, है ना। आज जो गरीब वर्ग है, ठीक है, गरीब वर्ग जो एक्चुअल में जिनको चाहिए सहायता, वो लोग छूट जाएंगे फिर। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे निष्पक्षता पे सवाल। देखिए यहाँ पे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे पीटी में तो बहुत प्रश्न पूछता है, प्रीलिम्स में, मेंस में पूछेगा कि अभी इलेक्शन कमीशन जो है ना, इसके क्या कार्य है, इसके संविधान में क्या प्रावधान है और ये किन कारणों से विवादों में रहा है। तो हम लोग अभी विवाद को देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रीलिम्स में क्या पूछता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना, ये जो है आर्टिकल 324 में आपका इसका वर्णन मिलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर इसका काम की बात करें तो ये किस प्रकार के इलेक्शन करवाता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ये 6 लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाते हैं। इसके जो आयुक्त होते हैं ना, वो एक कमिटी के आधार पे नाम चुना जाता है, फिर उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। उसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना वो शामिल होंगे, प्रधानमंत्री शामिल होंगे और नेता प्रतिपक्ष के नेता शामिल होंगे। लेकिन अभी हाल ही में ना केंद्र सरकार ने कानून बनाया और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया है, जो चीफ जस्टिस है, उसके जगह एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को डाल दिया गया है। तो इस कारण से विवाद है। पहला ये है। दूसरा, ईवीएम को लेकर ना इस पे बार बार प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम को लेकर नाराजगी है, एक तो राजनीतिक दलों को भी और एक जनता को भी। दूसरा ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये जो दागी नेता लोग होते हैं ना, दागी लोग, वो उसको रोक नहीं पा रही इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ईवीएम को लेकर, हम लोग बात कर दिए, जो दागी नेता को रोक नहीं पा रहा। जो फिर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता, उसका उल्लंघन होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन वहां पर कार्रवाई तेजी से नहीं कर पाती है, इसको लेकर भी यहाँ पे नाराजगी है। फिर यहाँ पे ईवीएम से जुड़ा हुआ जो आंकड़े हैं उसको यहाँ पे बताने से यहाँ पे हिचकिचाती है इलेक्शन कमीशन, ये भी बड़ा सवाल है। ये तमाम कारणों से यहाँ पे न्यूज में आया हुआ है, विवाद में रहा है, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आयकर। आपको पता है ना, अभी 12 लाख का अगर इनकम है आपका तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके नेगेटिव पक्ष क्या है, इसी पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है। आपको बता दें जो है ना, हाँ, अगर मान लीजिए अभी जो सरकार ने फैसला लिया कि 12 लाख पर जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो मिडिल इनकम जो ग्रुप है ना, मिडिल इनकम वाले ग्रुप, तो उस पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, जो नागरिक हैं उनके पास लिक्विडिटी बढ़ेगा। फायदा में बात करें, सकारात्मक पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यही पूछेगा आपसे। तो लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगा, उसका फायदा क्या होगा, लोग जो है ना खरीदने के सक्षम होंगे। फिर लोग जो है ना परचेजिंग पावर बढ़ेगा और सेविंग भी लोग कर पाएंगे। जो लोन वगैरह लिए है ना क्रेडिट कार्ड का या घर का, उसको पेमेंट कर पाएंगे। तो इससे जो है ना एनपीए का समस्या भी जो है ना कम हो सकेगा। ये पक्ष हो गया। दूसरा बात करें आपको, तो हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या है, तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है ना 10% या वृद्धि दर के साथ बढ़े, तेजी से बढ़े। तो उसके लिए हमें परचेजिंग पावर बढ़ाना होगा, इसलिए सरकार ने इस तरह के कदम उठाया। 2 हो गया। थर्ड में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो टैक्स भरने वालों की संख्या कितना है हमारे देश में, मात्र और मात्र 15 करोड़, आई थिंक नहीं, माफ कीजिएगा 8 करोड़ जो है ना सिर्फ टैक्स भरते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं नुकसान के बारे में। अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ना सरकार ने जो ये कदम उठाया ना, उससे वित्तीय जो संपत्ति है सरकार को, उसकी हानि उठाना पड़ेगा। 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा हमारी सरकार को। और इससे जो गरीब लोगों को सशक्त करने के लिए जो योजनाएं आती है होती है ना, उसके लिए फंड फिर कहां से लाएंगे, तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा ना। हालांकि इसके जो सकारात्मक पक्ष है ना, आपको 2-4 महीना के बाद नजर आएगा, जब दिवाली का जब टाइम आएगा ना, जो लोग जो परचेजिंग करेंगे ना, उस वक्त यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कानून इंप्लीमेंट कब होगा, अप्रैल से, तो 2 महीना इसको टाइम लगेगा चीजों को सशक्त करने में। फिर इसका प्रभाव जो है ना आपको 3rd जो तिमाही है ना उस वक्त देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो रोहिंग्या शरणार्थी को लेकर देखिए, यूपीपीसीएस के मेंस में आप देखोगे ना, तो रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है और आगे भी पूछेगा शॉर्ट नोट्स में। तो रोहिंग्या कौन है, ठीक है, और इनके सामने क्या संकट है, वर्तमान चुनौती क्या है। तो रोहिंग्या जो है ना एक अल्पसंख्यक मुस्लिम है जो म्यांमार में रहते थे, लेकिन वहां पर जो है ना वर्तमान सरकार के द्वारा वहां से जो विस्थापित कर दिया गया है और वो बांग्लादेश के रास्ते होते हुए भारत में जो है यहाँ पे एंटर किए हैं। और इनके सामने क्या चुनौती है, तो इनके पास जो ना जो मूल अधिकार हैं वो है ही नहीं इनके पास, शिक्षा को लेकर, रहने को लेकर, ठीक है, इनके जो राजनीतिक अधिकार है वो भी वंचित कर दिया गया है।
तो बहुत सारे यहाँ पे इनको चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि एजुकेशन को लेकर ना किसी के साथ भेदभाव मत करो मेरे भाई, मतलब एजुकेशन को लेकर, चाहे वो शरणार्थी क्यों ना हो, उसको भी एजुकेशन का फैसिलिटी दे, उसको भी यहाँ पे स्वास्थ्य का जो है ना फैसिलिटी दे। क्लियर है? क्योंकि मानव अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ मानव अधिकार भी है इंसान के, तो उसी पे यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं भारत फ्रांस का जो विकसित, अभी जो हमारे जो राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, जो प्रधानमंत्री है ना फ्रांस गए हुए AI समिट को लेकर, तो यहाँ पे फ्रांस के साथ जो है ना रिश्ते मजबूत करने की बात की जा रही है। तो हम लोग जो है ना फ्रांस के साथ ऊर्जा को लेकर बातचीत कर रहे हैं, व्यापार और निवेश को लेकर बातचीत कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो माफ कीजिएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर जो भारत बनना चाहता ना, तो फ्रांस इसका समर्थन करता है, तो इस चीज को लेकर भी बातचीत हुआ, AI को लेकर भी बातचीत हुआ। तो आपसे जो है ना भारत और फ्रांस के रिश्ते में पूछेगा तो आप यहाँ पे 2-3-4 तरह के बातों पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऊर्जा को लेकर बात करेंगे यहाँ पे, व्यापार और निवेश को लेकर बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये तमाम फैक्ट को हम लोग यहाँ पर देखते रहेंगे। फिर यहाँ पे आगे हम लोग क्या देख रहे थे, 2026 में यहाँ पे भारत फ्रांस के नवाचार को लेकर यहाँ पे बातचीत करेगा। तो ये तमाम फैक्ट को आप, तमाम पहलू को आप ध्यान रखेंगे। ये जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है ना, यहाँ पे फ्रांस और भारत मिलकर यहाँ पे जो ना काम कर रहा है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो म्यांमार में देखेंगे ना, अभी हमने एक म्यांमार को लेकर काफी न्यूज में रहता है, भारत और म्यांमार के रिलेशन को लेकर, कि जो मादक पदार्थ है ना उसका जो है ना यहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिकिंग होता है, ठीक है। और ये नाम याद रखिए, मेथाम्फेटामाइन, ये क्या है, ये खबरों में क्यों रहा है, ये एक मादक पदार्थ है जो कि आप देखोगे ना म्यांमार से जो है ना भारत में इंटर करता है, ये चीज, ये एक मादक पदार्थ है, सीधा पूछ लेगा आपसे, यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। फिर देखिए रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ना, उसको लेकर, शांति स्थापित करने को लेकर ना, अमेरिका और रसिया के जो चीफ है उन्होंने बातचीत किया कि यूक्रेन को जो है ना, यूक्रेन जो है ना उसको नाटो का मेंबर अभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे यूक्रेन को करना क्या चाहिए, तो वो अपने पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। तो देख रहे हैं ना, अमेरिका भी जो है ना अपना फर्स्ट नीति को फॉलो कर रहा है, अमेरिका अपने पहला हित देख रहा है कि जान रहा कि लड़ाई से कुछ होने वाला है नहीं, और यहाँ पे दोनों को मामला को सुलझा दिया जाए। आपको बता दें रसिया यूक्रेन के पीछे जो कारण था ना, वो नाटो को ही लेकर था, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बनना चाहता था और रसिया बोलता था कि जो पड़ोसी देश है मेरा ना, वो नाटो का मेंबर ना बने, ठीक है। तो इसी को लेकर युद्ध यहाँ पे छिड़ा था। ये दो जो है ना अंतरिक्ष यात्री हैं, सुनीता विलियम और एक और क्या नाम इनका नाम है बुच बिलमोर। ये दोनों जो है ना स्पेस में फंसे हुए हैं, तो इनको मार्स में लाने की बात चल रही है। नासा ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अफीम वाला एरिया, अभी म्यांमार के बारे में बात की ना हम लोग, बर्मा के बारे में, मेटाम्फेटा जो माइन है, इसका आंसर न्यूज में है, ध्यान रखेंगे। कोल माइंस वाला याद रखेंगे आप, और ये नीलगिरी वाला याद रखेंगे। फिर यहाँ पर पोर्ट याद रखेंगे, और चेन्नई को लेकर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर यहाँ पे पर्वत याद रखेंगे, जैसे मिहिर हिल्स हो गया, फिर यहाँ पे कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी के बारे में आप बात कर लेंगे, उसके बाद नागा पर्वत के बारे में आप बात कर लेंगे, ओके। फिर यहाँ पे म्यांमार कहाँ पे, म्यांमार के साथ कौन कौन सा जो राज्य सीमा साझा कर रहा है उसको याद रखेंगे। बांग्लादेश को जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।